मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। ये वीडियो उन सब मदर्स के लिए है जो अपने बेबीज को डिलीवर करने वाली हैं या उन्होंने अभी अभी अपने बेबी को डिलीवर किया है और उनको अपनी केयर भी करनी है। अब वो केयर कैसे करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज मेरे 2 बच्चे हैं। जो दूसरी बेटी है वो अभी सिर्फ 1.5 महीने की है। सो फ्रेश आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मेरी दोनों ही डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरीज हुई थी, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको ये टिप्स शेयर करूंगी। होप यू लाइक इट। अगर करें तो लाइक बटन जरूर हिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट कर लें। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द सेम कंटेंट इन इंग्लिश, देन डू विजिट आवर वेबसाइट www.momcomindia.info where you'll find lot of information on pregnancy, parenting and child care. Also, क्योंकि काफी सारे न्यू पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक ब्रांड जो आपको चेकआउट करना चाहिए Amazon पे, वो है प्लम बनी। वहां पे आपको न्यूबॉर्न एसेंशियल प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के अफोर्डेबल प्राइसेस के काफी सारे मिल जाएंगे। मैं भी वही यूज कर रही हूँ एंड आई एब्सोल्युटली लव देम। सो चेक देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो सबसे पहला केयर जो आपको करना है वो है अपने स्टिचेस का। आपके स्टिचेस में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, आपके स्टिचेस खुलने नहीं चाहिए। तो स्टिचेस का केयर हम कैसे करेंगे? सबसे पहला है हाइजीन मेंटेन करके। तो जब भी आप वॉशरूम जाएंगे, आप वॉशरूम करने के बाद एक मग ले लीजिए जिसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए और उसमें 1 कैप बीटाडिन सॉल्यूशन डालिए, उसको मिक्स कीजिए और उससे अपने पूरे एरिया को वॉश कीजिए इंक्लूडिंग द स्टिचेस। ये डॉक्टर्स ही आपको सजेस्ट कर देंगे, बट अगर ना करें सो दिस इज माय सजेशन टू यू। इससे आपके स्टिचेस बहुत ही जल्दी हील होंगे और कोई इन्फेक्शन होने का चांस भी नहीं होगा। वॉश करने के बाद आप उस एरिया को एयर ड्राई होने दीजिए, नहीं तो आप टिश्यूज लेके भी उसको ड्राई कर सकते हैं। बट कंप्लीटली ड्राई होने के बाद आपके डॉक्टर ने स्टिचेस के लिए जो आपको ऑइंटमेंट दिया है या जो क्रीम दी है वो आप उस पर ज़रूर लगाइए। आप जितना क्रीम लगाएंगे उतना ही आपके स्टिचेस जल्दी रिकवर होंगे। आई नो न्यू मॉम्स के पास टाइम नहीं होता है, बेबी उसी टाइम रोता है, फीड कराना है, बेबी को देखना है। अगर आप पूरे दिन बारी बारी ऐसा नहीं भी कर सके तो मेक श्योर रात को या कुछ टाइम निकाल के अपने स्टिचेस की केयर ज़रूर करें। दूसरी चीज़ जो आपको हेल्प करेगी वो है आपकी सिटिंग पोजीशन। तो आपको अपनी लेग्स को खोल के नहीं बैठना है, लेग्स को हमेशा ज्वाइन करके बैठना है। चौकड़ी बिल्कुल नहीं मारनी है, हमेशा लेग्स को ज्वाइन करके बैठिए। इससे भी आपके स्टिचेस बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगे। और इसी में तीसरा टिप ये है कि अगर आपको स्टिचेस में पेन हो रहा है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एक टब में थोड़ा गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें 10-15 मिनट के लिए बैठ जाइए। उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एंड ऑल्सो थोड़ी देर के लिए अगर हो सके तो अपने एरिया को बिल्कुल खुला छोड़ के बेड पे लेट जाइए। जितना ज़्यादा एयर जाएगा उतना ही स्टिचेस की रिकवरी जो है वो बहुत जल्दी होगी। दूसरा टिप है फीडिंग से रिलेटेड। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो एक फीडिंग पिलो ज़रूर ले लो, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा अच्छे से फीड कराने में। और इससे आपके बैक एक और जो नेक प्रॉब्लम्स वगैरह होता है वो भी नहीं होगा, बिकॉज हमें बेबी को ब्रेस्ट पे लेके आना है, ब्रेस्ट को बेबी पे नहीं लेके जाना है। जब हम बेड पे बैठ के बेबी को फीड कराते हैं तो मैक्सिमम गलती हम ये करते हैं कि हम खुद झुक जाते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें नहीं चाहिए। सेकेंड है कि फीड कराने के बाद आप कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं वो ज़रूर कीजिए, जैसे अपनी नेक की एक्सरसाइजेस कीजिए। और एक ये एक्सरसाइज होती है कि आप अपने हाथों को पीछे की तरफ ऐसे ले जाके अपने जो चेस्ट होती है, शोल्डर्स होते हैं, बैक होता है, उससे एक्सरसाइज कीजिए। तो इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तीसरा है कि फीडिंग कराने से पहले आप 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर पीजिए, फीडिंग के बीच में 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर पीजिए और फीडिंग के एंड होने के बाद 1 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होगा कि आपका वाटर इनटेक ठीक हो जाएगा, जितना फीड आपका निकल रहा है उतना ही वापस रिवाइव भी हो जाएगा और फीड भी बेटर आएगा। कई बार जो मिल्क होता है वो जम जाता है, तो जब हम गुनगुना पानी पीते हैं तो उससे जो मिल्क का फ्लो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। एंड लास्ट टिप मेरा यहाँ पे ये रहेगा कि एक ब्रेस्ट पंप हैंडी ज़रूर रखिए। इनफैक्ट आपके हॉस्पिटल बैग का भी पार्ट होना चाहिए एक ब्रेस्ट पंप। आजकल होता है कि कई बार हमें ब्रेस्ट मिल्क ठीक से नहीं आता या बेबी लैच नहीं कर पाता है या फीडिंग ठीक से नहीं हो पा रही होती है, बट हमारे में ब्रेस्ट मिल्क बन रहा होता है, तो पंप के थ्रू एटलीस्ट हम उस मिल्क को निकाल सकते हैं और बेबी को फिर भी पिला सकते हैं। तो पंप आपके पास ज़रूर होना चाहिए। कुछ लोगों को अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क आ रहा होता है बट ओवर सप्लाई हो जाता है, तो उस केस में भी आपको क्या होता है कि मास्टाइटिस नाम की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो आप क्या कीजिए कि उस मिल्क को निकाल लीजिए और ऐसे टाइम्स के लिए रख लीजिए जब आपका मिल्क सप्लाई कम हो जाए और आपको वो बेबी को देना पड़े, तो आपको फॉर्मूला पिचाने की ज़रूरत ना हो, आपका ब्रेस्ट मिल्क ही आपको हेल्प कर दे। तीसरा टिप
है स्वेलिंग से रिलेटेड, तो हम नोटिस करते हैं कि हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है डिलीवरी के बाद। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में आपके मसल्स इतना ज़्यादा वर्क करते हैं कि बॉडी जो है वो थोड़ा सा फूल जाती है। और डिलीवरी के बाद भी क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली बेबी के साथ लगे हुए हो, आप खुद रेस्ट नहीं कर रहे हो, तो बॉडी में जो है स्वेलिंग आ जाती है। जैसे मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग आती थी जिसकी वजह से मुझे सोने में भी प्रॉब्लम होता था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको पैरों में स्वेलिंग आ रही है तो अपने पैर जो है वो थोड़ा सा ऊपर करके लेटिए, हमेशा उसे ऊपर करके बैठिए ताकि ब्लड फ्लो जो है वो वापस आए, नीचे की तरफ आए। इससे आपको स्वेलिंग में बहुत डिफरेंस दिखेगा। सेकेंड है, आपको मसाज करानी है। अगर आप कोई मालिश वाली आंटी को रख सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, नहीं तो अपने पार्टनर या अपनी फैमिली की हेल्प लीजिए और थोड़ा मालिश कराइए, उससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। तीसरा, अपना वाटर इनटेक हाई रखिए, बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी आपकी बॉडी अच्छे तरीके से काम करेगी। चौथा टिप है ब्रेस्ट फीडिंग मॉम की डाइट से रिलेटेड कि क्या क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए। तो देखिए, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक है आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पिलाना है, दूसरा है आपकी भी बॉडी जो है उस टाइम पे हील हो रही है, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो हीलिंग प्रोसेस ठीक हो। स्पेशली जो ब्लड आपकी बॉडी से निकल रहा है वो अच्छे तरीके से निकल जाए, क्योंकि कई बार जब वो ब्लड नहीं निकलता है तो वो इन्फेक्शन अंदर कॉज कर सकता है। तो कुछ चीज़ें जो मैंने ली वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपको दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप फीड के टाइम पे ही 3 ग्लास ऐसे पानी पी लोगे तो आपका वाटर इनटेक जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरी चीज़ है, एक गुड़ जीरा करके एक रेमेडी होती है जो बनाई जाती है और शुरू के 4-5 दिन दी जाती है ताकि आपका ब्लड फ्लो जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। मेरी मॉम ये मुझे देती थी तो मैं उनसे रेसिपी लेके चैनल पे ज़रूर डाल दूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब ये रेसिपी डलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गुड़ जीरा बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा जीरा पानी, अजवैन पानी आपको पीना है। जो पानी आप पी रहे हैं वो भी आपको गुनगुना ही पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। जीरा पानी और अजवैन पानी लेने से क्या होगा कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी अच्छा रहेगा और ये आपके ब्रेस्ट मिल्क के लिए भी बहुत अच्छा है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप रोज़ पपाया खाइए, क्योंकि इस टाइम पे जब आपको स्टिचेस लगे हुए हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो स्टिचेस के खुलने के चांसेस रहते हैं। तो पपाया खाने से क्या होता है कि आपका मोशन रोज़ ठीक रहता है और ये आपके ब्रेस्ट मिल्क के लिए भी बहुत अच्छा है। तो पपाया रोज़ खाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट अपनी डाइट में कुछ चीज़ें आपको रखनी है, जैसे ओट्स रखिए। दलिया बहुत अच्छा होता है ब्रेस्ट मिल्क के लिए। आप दिन में कोशिश कीजिए कि 1 से 1.5 किलो दूध आपको ज़रूर पीना है। आपकी बॉडी से कैल्शियम निकल रहा है, आयरन निकल रहा है, प्रोटीन निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, तो ये सारी चीज़ें आपको वापस अपनी बॉडी में डालनी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक हो गया, मेथी हो गई, साग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको रोज़ खानी है। मसूर की दाल आपको रोज़ खानी है, ये भी बहुत अच्छा है। ड्रमस्टिक बहुत अच्छा होता है, वो अपनी दालों में डाल के ज़रूर खाइए या वैसे ही सब्जी के साथ खा लीजिए। साबूदाना बहुत अच्छा होता है। कच्चा पपीता बहुत ही अच्छा माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं आपकी ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी को भी बढ़ाने के लिए, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। और कुछ डाइजेस्टिव अपने पास रखिए कि जब भी आप अपनी मील खाएं तो उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव खा लें, जिससे कि खाना आपको पच जाए। बिकॉज आपको खाना पचेगा तो बेबी को भी गैस की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सिंपल चीज़ें जैसे सौंफ मिश्री आप अपने पास रख सकते हैं। नहीं तो मेरी फ्रेंड की मम्मा ने मुझे एक चीज़ बना के दी जिसको बोलते हैं भुकनू, काफ़ी लोगों को ये पता होगा। तो ये भी एक मसाला होता है जो आप खा लो और ये भी एक अच्छा डाइजेशन करता है। मेरी मम्मा ने भी एक रेमेडी बनाई हुई है, जीरा, अजवैन, काला नमक, सौंफ का पाउडर डाल के, तो वो भी बहुत अच्छा है। कुछ डाइजेस्टिव ले लोगे तो खाना अच्छे से पच जाएगा। बाकी पानी लेने से और जीरा और अजवैन पानी लेने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा काम करेगा। खाना हमेशा आपको गर्म खाना है, इस चीज़ का आपको इंश्योर करना है। ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। चाय कॉफ़ी को इस टाइम पे अवॉइड कीजिए, दिन में एक बार लेना ठीक है। आपकी ज़्यादा प्रेफरेंस होनी चाहिए गर्म दूध पीने की, जो आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और बेबी के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। तो जब 6 दिन हो जाए और उसके बाद अपने डॉक्टर को विजिट करते हो तो आपके डॉक्टर आपको वापस से कुछ सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो आपको तब तक ज़रूर लेने चाहिए जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो। तो सबसे पहला है आयरन, जो आपको कंटिन्यू करना है, प्रेगनेंसी में भी आपने किया था। दूसरा है कैल्शियम, वो भी आपको कंटिन्यू करना है। और तीसरा है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी भी हमारी बॉडी में काफ़ी कम होता है और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान और बच्चे को चला जाता है तो और कम हो जाता है। तो इसीलिए ये 3 सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपकी डाइट में अच्छा प्रोटीन है तो नथिंग लाइक इट, अगर नहीं है तो आप प्रोटीन पाउडर जो है वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा सकते हैं, जैसे आप प्रेगनेंसी में लेते थे, अभी भी लीजिए। उससे भी आपका ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छा रहेगा और आपकी हेल्थ भी बहुत जल्दी रिकवर करेगी। अगला टिप है कि आपको वॉच करना है कि आपको कोई साइंस ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन आ रहे हैं या नहीं। अगर आपको ऐसे साइंस आते हैं तो मेक श्योर आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। इसके ऊपर मैंने एक
डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई सफर्ड फ्रॉम जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था। तो आप वो वीडियो जाके चेक कीजिए, उसमें रेमेडीज़ की बात भी करी गई है, ये क्या होता है इसकी बात भी करी गई है। एंड ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो बहुत सारी वुमेन को होता है आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न, सो दिस इज नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप जाके वो वीडियो देखिए, आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। अगला टिप है विजिटर्स से रिलेटेड। तो न्यूबॉर्न बेबी हो गया है तो उसके बाद विजिटर्स तो आएंगे ही, सबको बेबी से मिलना है, ब्लेसिंग्स देनी है, विच इज़ एन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल थिंग। हाउएवर न्यू मॉम को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है बिकॉज राइट फ्रॉम व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न न्यू मदर जो है गेट्स ऑन द जॉब, उनको कोई रेस्ट नहीं मिलता है। और डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि अगर मदर की बॉडी रेस्ट नहीं करती है तो वो ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट प्रोड्यूस भी नहीं कर पाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विजिटर्स का आना थोड़ा फेज आउट करें। मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि हॉस्पिटल में जो टाइम होता है वो थोड़ा आपका अपना टाइम आपके बेबी के साथ होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा सा टाइम डिवाइड करके आप सारे विजिटर्स को आने दें, जिससे आपके ऊपर भी प्रेशर कम पड़े एंड आप जब वो आएँ तो उनके साथ इंजॉय भी कर सकें। एंड मेक श्योर ये जो विजिट्स हों ये थोड़े छोटे हों। 1-1.5 महीने के बाद वंस यू सेटल इन दिस होल न्यूबॉर्न फेज, उसके बाद आपको भी काफ़ी आसान लगेगा चीज़ों को मैनेज करना एंड देन यू कैन एब्सोल्युटली इंजॉय ऑल द विजिट्स। अगला टिप है रेस्ट इट आउट। जैसे हमने ऊपर वाले पॉइंट में भी बात करी, मेरी डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मुझे बोला था कि मेक श्योर कि आप दिन में रेस्ट ले रहे हो, रात को रेस्ट ले रहे हो, जब बेबी सोता है सोने की कोशिश करो, नहीं भी कर सकते तो आंख बंद करके लेट जाओ बिकॉज आपकी बॉडी के रेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कैसा आएगा। ये आप कभी भी नोट कर लीजिएगा, जब एक मदर की बॉडी शाम तक थक जाती है तो सप्लाई जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए काफ़ी बच्चे शाम के टाइम या रात के टाइम काफ़ी क्रैंकी होते हैं, ज़्यादा रोते हैं क्योंकि वो फीड करने की कोशिश कर रहे होते हैं बट फीड उस तरीके से उस फ्लो के साथ नहीं आ रहा होता। सो मेक श्योर यू जस्ट रेस्ट इट आउट। अगला टिप है आपके फॉलोअप से रिलेटेड। अब ऑब्वियसली हम लाइफ में बिजी हो गए हैं, हमारे पास एक बेबी है जिसका हमें ध्यान रखना है, बट गाइज ये भी इंपॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल से जाने के 6 डेज के बाद आप अपने डॉक्टर को विजिट करें ताकि वो आपके स्टिचेस चेक कर सकें, आपकी बॉडी की स्वेलिंग चेक कर सकें, आप कैसा फील कर रहे हो, क्या साइंस हैं आपके रिकवरी के, वो सब डिस्कस कर सकें और आगे का रिकवरी प्रोसेस आपको समझा सकें। डोंट मिस दिस आउट। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ऐसा होना बहुत नॉर्मल है। अपने सेकेंड बेबी के साथ मुझे ऐसे लगता है मेरे पास और भी ज़्यादा टाइम कम है, तो उसका तो मैंने फॉलोअप विजिट टाइम पे करा लिया था जो 3 दिन बाद होना था, बट मैं 6 डे पे नहीं जा पाई थी। आई वेंट एट द 12th डे। सो इट इज़ वेरी नॉर्मल कि हम ये आगे पीछे कर लें बट जस्ट डोंट मिस इट आउट। एंड लास्ट टिप मेरा है रीच आउट फॉर हेल्प। जब हम एक न्यू मदर बनते हैं सो ऑब्वियसली हमें लगता है कि हम सब कुछ खुद करें, अपने बेबी का खुद ध्यान रखें। हमें ऐसे लगता है कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर हम ये करेंगे एंड हमें ऐसा भी लगता है कि सब लोग हमें इस टाइम पे देख रहे हैं कि हम कैसा करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ परफॉर्मेंस इशू। हाउएवर ऑल ऑफ दिस इज जस्ट नॉट नीडेड। इनिशियल पीरियड में आपको हेल्प की ज़रूरत है और आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ प्लान फॉर दैट हेल्प एंड अपने फैमिली मेम्बर्स को शाउट आउट कीजिए जब भी आपको फील हो रहा है कि आप ज़्यादा थक रहे हो या जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, ताकि आप इस फेज़ को अच्छे तरीके से निकाल सको। बिकॉज रिमेंबर, अ हैप्पी मदर मेक्स अ हैप्पी बेबी। सो मेक श्योर यू आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट, मेक श्योर यू आर नॉट एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड बिकॉज देन यू विल नेवर बी एबल टू स्पेंड दोज हैप्पी मोमेंट्स विद योर चाइल्ड। सो आई होप इन टिप्स ने आपकी मदद करी होगी, करी हो तो लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिएगा एंड हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़ फॉर माई चाइल्ड। Thank you so much. Bye-bye. Take care of yourself.